हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर के अंदर हम सारी केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे, उन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे और आने वाली जो केमिस्ट्री है उसके लिए अपना एक बेस तैयार करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विद प्योर एंड रियलिस्टिक एआई फीचर्स एंड प्योर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। तो आखिर केमिस्ट्री होता क्या है? सो केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस. इट इज़ द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स बट ऑफ द इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ट फ्रॉम देम. तो केमिस्ट्री जो है वो एक ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिसके अंदर हम एटम, मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट कई सारी ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ते हैं. ये साइंस है, लेकिन सिर्फ कुछ ही गिने चुने एलिमेंट्स की नहीं, ये वैरायटी ऑफ इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि केमिस्ट्री को मिलकर बनाते हैं उनकी साइंस है. तो हमारे चारों तरफ हमें मैटर देखने को मिलता है. तो मैटर वो चीज़ होती है जिसके पास कुछ मास हो और वो कुछ जगह ऑक्यूपाई करे, यानी कि पास उसके पास मास हो और उसके पास वॉल्यूम हो. तो बेसिकली हम जानते हैं कि हमारा जो मैटर होता है उसका सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एटम होता है वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मैटर का. और एटम ही आपस में मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, और मॉलिक्यूल से बड़े बड़े कंपाउंड और इसी तरीके से हमारे सारे एलिमेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं. और उन्हीं एलिमेंट्स की मदद से आज हमारी दुनिया में इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं जिससे कि हमें मैटर मिलता है. तो इसीलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैटर की. तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि मैटर क्या होता है. एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. वो चीज़ जो कि कुछ ना कुछ मास रखती हो और वो कुछ जगह घेरे, उसे हम मैटर कहते हैं. हमारे चारों तरफ जैसे कि बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, सारी लिविंग बींग्स, ये सब कुछ मैटर के ही एग्जाम्पल होते हैं और ये सब मैटर से मिलकर बने होते हैं. और मेनली मैटर हमें तीन स्टेट्स में देखने को मिलता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस. ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इसका कुछ बेसिक आइडिया हम एक बार और देख लेते हैं. तो जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ. वहीं अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं, और गैसेस में वही पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स और लिक्विड्स. और वहीं पे जो मूवमेंट होती है गैसेस के अंदर वो उन पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा ईजी और फास्ट भी होती है. और इसी टाइप की अरेंजमेंट्स की वजह से जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि सॉलिड्स की एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है और एक डेफिनेट शेप होती है. वहीं पे जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है, लेकिन उनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती. हम उनको जिस टाइप के कंटेनर में डाल देते हैं वो वही शेप ले लेते हैं. वहीं अगर हम बात करें गैसेस की, तो उनकी तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और शेप भी फिक्स नहीं है. वो उस जगह को बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिस कंटेनर के हम अंदर हम उसे डाल रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बलून. अभी जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं ये आपस में इंटरकॉन्वर्टेबल होती हैं जब हम इनके कंडीशंस यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर देते हैं. लाइक हम सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस, वहीं सॉलिड को गैस और गैस को सॉलिड भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग एंड कूलिंग. और इन सारे प्रोसेसेस को हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे. तो अब जब हमने मैटर के बारे में इतना पढ़ लिया है तो आइए क्लासिफाई करते हैं मैटर को, कि हम किस टाइप से मैटर की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और किन टाइप्स में हम मैटर को और जान सकते हैं. तो बेसिकली मैटर जो होता है वो दो टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं. पहले होते हैं प्योर सब्सटेंस और दूसरे होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस. इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर नाम से भी जानते हैं. तो जब किसी मैटर या फिर सब्सटेंस के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं उनके केमिकल नेचर में, तो हम उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं. वहीं पे जो मिक्सचर होता है उसके अंदर कई टाइप के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं. तो मिक्सचर के अंदर लगभग दो या उससे ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस के पार्टिकल देखने को मिलते हैं जो कि किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं. इस वजह से इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो वेरिएबल होती है. प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो मिलकर आपस में मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं. और बहुत सारे सब्सटेंसेस जो कि हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं वो मिक्सचर्स ही होते हैं. फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन जो कि हम वाटर में बनाते हैं, एयर, टी एटसेट्रा, ये सारे के सारे मिक्सचर्स ही होते हैं. और एक मिक्सचर जो है वो भी दो टाइप का हो सकता है, या तो वो होमोजेनियस होगा या फिर वो हेट्रोजेनियस होगा. होमोजेनियस मिक्सचर्स में जो कॉम्पोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यानी कि जो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं. इसका मतलब है कि जो होमोजेनियस मिक्सचर्स के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मिक्सचर, और इसी वजह से इसकी कॉम्पोजिशन भी यूनिफॉर्म होती है. शुगर सॉल्यूशन और एयर जो कि हमने अभी एग्जांपल्स देखे थे मिक्सचर्स के, वो होमोजेनियस मिक्सचर के ही एग्जांपल होते हैं. वहीं पे अगर हम बात करते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की, तो इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती. लाइक होमोजेनियस मिक्सचर की जो कॉम्पोजिशन थी वो यूनिफॉर्म थी, वहीं पे हेटेरोजेनियस मिक्सचर की जो कॉम्पोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, ग्रेन्स एंड पल्सेस अलॉन्ग विद डर्ट, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमें हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स में देखने को मिलते हैं.
अब जिस तरीके से हमने मिक्सचर्स को क्लासीफाई करा होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स में, उसी तरीके से हम प्योर सब्सटेंसेस को भी क्लासीफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के अंदर। तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट, जिनके अंदर एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और एलिमेंट्स के एग्जांपल्स तो हम जानते ही हैं, जैसे कि सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। ये सारे के सारे एग्जांपल्स होते हैं एलिमेंट्स के। वहीं अगर हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, तो जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और तो और जो कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड्स की मदद से तो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट या फिर सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं जैसे कि वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर। ये सब के सब हमारे कंपाउंड्स के एग्जांपल होते हैं। अब देखो, जो हमारी मैटर होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, और मेनली हम उन्हें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के नाम से क्लासीफाई करते हैं। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेनली जैसे कि कलर, ओडोर यानी कि स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं। वहीं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कॉम्पोजिशन, कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी, एसिड्स, बेसिस, इन सारी चीज़ों में हम क्लासीफाई कर देते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस को बिना चेंज करे ही पहचान सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं। वहीं जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके लिए एक स्पेशली उसकी कॉम्पोजिशन में चेंज आना ज़रूरी है। यानी कि जो भी हमारे पास कंपाउंड या फिर सब्सटेंस है उसकी जो कॉम्पोजिशन, इनर कॉम्पोजिशन है, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंज आना इंपॉर्टेंट होता है, और उसको हम डिफरेंट रिएक्शंस और डिफरेंट प्रोसेसेस की मदद से ऑब्जर्व करते हैं, जो कि हम हायर स्टडीज़ में भी पढ़ने वाले हैं। और पता है, मैटर को मेज़र करने के लिए हमारे पास यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया, जिसे कि हम एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। और इसके तहत हमारे पास कुछ 7 बेस यूनिट्स होती हैं, जो कि ये हैं: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिनकी यूनिट्स होती हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पेयर, केल्विन, मोल, कैंडेला रेस्पेक्टिवली। इसके बाद हमारे पास हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं, जैसे कि मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारे। तो उन सबको भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। लाइक मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? तो मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। यानी कि मास हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के लिए उसके कितना अमाउंट ऑफ मैटर उसके अंदर प्रेजेंट है उसे कहते हैं। वहीं पे जो वेट होता है वो हमारे पास ग्रेविटी के थ्रू लगने वाला फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, इट हैज़ यूनिट ऑफ लेंथ क्यूब। यानी कि हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम हमारे पास किसी भी सब्सटेंस ने कितनी जगह घेर रखी है उसे कहा जाता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है। एंड सो ऑन, डेंसिटी इज़ द रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम, जो कि हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी ईजी फॉर्मूला भी है। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसकी कि हमारे पास मेनली 3 यूनिट्स पूछी जाती हैं, या फिर उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं: फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन। जिसके कि हमारे पास ये फॉर्मूले होते हैं: फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 C+32 एंड केल्विन इक्वल टू C+273.15। दैट आर द बेसिक फार्मूलाज जिनको कि हम यूज़ करते हैं हमारी कैलकुलेशन के दौरान। अब इसके बाद हमारे पास कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं, लाइक अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, साइंटिफिक नोटेशन। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सब फिजिक्स के पहले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस किए जाते हैं, और उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है इसी चैनल पर। तो उसके लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब, ताकि आप वो वीडियो भी मिस ना करते। और क्योंकि केमिस्ट्री में उसका ज़्यादा रोल नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि फिजिक्स में पढ़ लेते हैं, तो इस वजह से केमिस्ट्री में उसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। तो आइए चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इस चैप्टर से उसी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हाँ, हमारे उस टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हमारे जो एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, उनको हमारे 5 बेसिक लॉज के थ्रू डिफाइन किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि गवर्न किया जाता है। और ये 5 लॉज हमारे 5 डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए थे, जो कि केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा जाने माने साइंटिस्ट रह चुके हैं। तो मैं आपको उन सारे साइंटिस्ट के नाम उनके लॉज के साथ साथ बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, आगे बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को एंटोन लुवाइजर ने 1789 में दिया था। तो उन्होंने बहुत डिटेल में कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करी थी कंबशन रिएक्शंस पे, और फाइनली वो एक कंक्लूजन पे आए थे कि जितने भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं उनके अंदर ओवरऑल रिएक्शन में मास का कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। तो उन्होंने इसके कंक्लूजन में हमें एक बात या फिर स्टेटमेंट दी थी, जिसका कहते हैं मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये एक बहुत ज़्यादा फेमस स्टेटमेंट है, जो कि आप अपने फ्यूचर क्लासेस में और अपने प्रीवियस क्लासेस दोनों में पढ़ चुके हैं, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
तो यहीं आता है हमारा सेकंड लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये लॉ दिया था एक फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट जी ने, और उन्होंने कहा था अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। इसका मतलब जो एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं वो उनके वेट के रेस्पेक्ट में हमेशा एक सेम प्रोपोर्शन में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो वो वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 1:8 के रेशियो में देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसके लिए कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और हमेशा 3:8 के रेशियो में ही कंबाइन होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा थर्ड लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इस लॉ को 1803 में डाल्टन जी ने दिया था, और इस लॉ के अकॉर्डिंग इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, the masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers। इसका मतलब है कि अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे जिस एलिमेंट के डिफरेंट मासेस कंबाइन हो रहे हैं दोनों रिएक्शंस में, वो हमेशा एक स्मॉल होल नंबर के रेशियो में देखने को मिलेंगे, जिसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमारा एग्जांपल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हम जानते हैं। लेकिन उसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स कंबाइन होकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी फॉर्मेशन करते हैं। वहीं पर जैसा हमने कि पिछले लॉ में पढ़ा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं जिसमें उनका 1:8 का रेशियो होता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर 18 ग्राम का वाटर बनाता है। लेकिन उसके साथ साथ 2 ग्राम का हाइड्रोजन 32 ग्राम के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर 34 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन का जो मास है वो 2 ग्राम और 2 ग्राम फिक्स्ड है। वहीं पे जो ऑक्सीजन का मास है वो वाटर के फॉर्मेशन में 16 ग्राम है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फॉर्मेशन में 32 ग्राम है। और हमने नोटिस किया कि 16/32 यानी कि 1:2 का रेशियो, जो कि एक स्मॉल होल नंबर का रेशियो है, और यही चीज़ डाल्टन जी ने ऑब्जर्व करके लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में दे दी थी। तो इसके बाद आता है हमारा फोर्थ लॉ जिसका नाम है गेल-लेसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो ये लॉ गेल-लेसाक जी ने 1808 में दिया था, और इन्होंने कहा था व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इनका कहने का मतलब था कि जो गैसेस होती हैं जब भी वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान यूज़ होती हैं या फिर प्रोड्यूस होती हैं तो वो एक सिंपल रेशियो में होती हैं उनके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, और उस वक्त सारी की सारी जो फिजिकल कंडीशंस है यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर वो सब कांस्टेंट रहने चाहिए। इस लॉ को हम गैसेस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस में पढ़ा था कि वेट के रिस्पेक्ट में सेम प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स का होना, वैसा ही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वेट के रिस्पेक्ट में या फिर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में गैसेस का सेम रेशियो में रहना। तो बिल्कुल सेम टाइप के ही लॉ हैं, बस थोड़ा बहुत हमें कंपेयर करना है जिससे कि हम आसानी से दोनों लॉज को कम समझ सकते हैं। इसका एग्जांपल हो सकता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, बस हमें यहाँ पे वॉल्यूम्स के रेशियो को देखना होगा। 100 ml हाइड्रोजन प्लस 50 ml ऑक्सीजन गिव 100 ml वाटर, दैट्स इट। इसके बाद आता है हमारा लास्ट लॉ जिसका नाम है एवोगैड्रोस लॉ। तो 1811 Avogadro proposed that equal volumes of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे मौजूद हैं सेम वॉल्यूम्स के साथ, तो उनके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म होते हैं, और इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एटॉमिक थ्योरी आती है जो कि आगे जाके फेल हो गई थी लेकिन हमें उसे पढ़ना है, जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो उन्होंने अपने टोटल लगभग 4 to 5 स्टेटमेंट्स दिए थे जिनको कि हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इनकी जो स्टेटमेंट्स थी वो कुछ हद तक ठीक भी थी, लेकिन कुछ कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से इनका ड्रॉबैक मिला और वो थ्योरी फेल हो गई। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अपने चैप्टर की कि जो मैटर होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि हम एटम कहते हैं। तो वो बात कुछ ना कहीं डाल्टन जी ने भी कही थी अपनी थ्योरी के अंदर। तो इन्होंने कहा था मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। तो आज के टाइम पे हम लोग ये बात जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल तो नहीं होते, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे 3 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था जो कि हमने पहले ही स्टेटमेंट में पकड़ लिया। दूसरी इनकी स्टेटमेंट थी ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। इसका मतलब है कि अगर एक एलिमेंट के जितने भी सारे के सारे एटम्स हैं उनके अंदर उनके मास के साथ साथ सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल होंगी, और वहीं पे जो सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके मास या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। इसके बाद उनकी तीसरी स्टेटमेंट थी कि जो एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, वो कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट थी ये तो ठीक ठाक थी।
इसके बाद इनकी चौथी स्टेटमेंट थी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और ये जो स्टेटमेंट थी ये कहीं ना कहीं हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी पढ़ ली कि हम कभी भी मैटर को ना तो बना सकते ना तो उसे डिस्ट्रॉय कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की फॉर्म में एक से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो इतना पढ़ने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस का। तो एटॉमिक मास के बारे में हम अपनी 9th और 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि आखिर एटॉमिक मास होता क्या है। तो हम सब जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इस वजह से उनका जो मास है उसको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से हम उसका रिलेटिव मास को कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हम C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन को यूज़ करते हैं रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट के थ्रू एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने के। So one atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon 12 atom। इसके बाद हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि हमें क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, जिसका नाम है एवरेज एटॉमिक मास। तो ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स मतलब कि सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर, यानी कि उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनके पास जो है डिफरेंट एटॉमिक मासेस देखने को मिलते हैं। लाइक कार्बन, कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप देखने को मिलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है कार्बन 6, वहीं पे लेकिन उनका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। एक कार्बन का 12 ग्राम होता है, दूसरे का 13 एंड ऐसे ही तीसरे आइसोटोप का 14 देखने को मिलता है। और इन तीनों की जो रिलेटिव अबंडेंस होती है, जिसमें पहले C12 आइसोटोप की होती है 98.892%, C13 की होती है 1.108% एंड C14 की होती है 2 × 10⁻10%। तो और इन तीनों के जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो आ जाते हैं हमारे पास 12, 13.00335, 14.00317। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में हम इसलिए इन्हें 12, 13, 14 ही कंसिडर करते हैं। तो अब हमें निकालना है एवरेज एटॉमिक मास, जिसके लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके ऊपर एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो वो फॉर्मूला है रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू रिलेटिव अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास of first isotope plus relative abundance into atomic mass of second isotope plus relative abundance into atomic mass of third isotope upon 100। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने का। और इस फॉर्मूले की मदद से हम आसानी से किसी भी एलिमेंट के अगर एटॉमिक मास गिवन है डिफरेंट आइसोटोप्स के, तो एवरेज एटॉमिक मास को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स में नहीं टूट पाते, बल्कि उनके कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एंटिटीज़ प्रेजेंट होती हैं उनके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, जो कि डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स उसके कांस्टेंट यूनिट्स में नहीं टूट पाते, लेकिन इस टाइप के कंपाउंड्स में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देखने को मिलते हैं। लाइक सोडियम क्लोराइड में जो पॉजिटिव आयन होता है वो होता है सोडियम का आयन और नेगेटिव आयन होता है क्लोराइड आयन। तो इस टाइप के कंपाउंड्स में हम मॉलिक्यूलर मास की बजाय फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास के जैसा ही है। तो मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के तरीके में हमने देखा था सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते थे और ऐड कर देते थे। सिमिलरली हम फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड में भी कुछ इसी टाइप से करेंगे। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल टू 23U प्लस 35.5U इक्वल टू 58.5U। तो ये होता है फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं उनके साइज़ में, और बहुत थोड़े से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में भी उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। इस वजह से हमें एक ऐसी यूनिट चाहिए जो कि इतने बड़े मैग्नीट्यूड को बहुत आसानी से मेज़र कर सके। तो उस यूनिट के लिए हम मोल का यूज़ करते हैं। जैसे जब भी हमें 12 आइटम्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम 1 डज़न का यूज़ करते हैं। 20 आइटम्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम स्कोर का यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम 144 आइटम्स के लिए ग्रॉस का यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एंटिटीज़ को काउंट करने के लिए हम मोल का यूज़ करेंगे। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, इन सारी चीज़ों के लिए। SI सिस्टम के हिसाब से जो मोल होता है, जिसका सिंबल मोल होता है, उसे हमने 7th बेस यूनिट की तरह इंट्रोड्यूस किया था फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मोल जो होती है वो एसआई यूनिट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, और एक मोल के अंदर लगभग 6.022 × 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज़ प्रेजेंट होती है। और ये नंबर फिक्स्ड होता है और इसे हम एवोगैड्रो कांस्टेंट नाम से जानते हैं, जिसे हम Na नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं जो कि हमारे पेपर में, हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और उसी के बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। वो 3 मेन फार्मूलाज होते हैं। मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सेकेंड, मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, पार्टिकल्स, व्हाटएवर।
इसके बाद आता है हमारा तीसरा फॉर्मूला, मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो होता है 22.4 लीटर पर मोल। तो यही तीनों मोल के फॉर्मूलेज होते हैं जिससे कि हम आसानी से अपने कैलकुलेशंस को कर सकते हैं और एक मोल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू हम ये तो जानना सीख गए कि एक गिवन सैंपल के अंदर कितनी नंबर ऑफ एंटिटीज़ प्रेजेंट है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक कंपाउंड के अंदर कितना पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज प्रेजेंट है, ये भी हमें निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसके लिए हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का बहुत इजी फॉर्मूला होता है, जो होता है मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट की परसेंटेज कॉम्पोजिशन को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास गिवन सैंपल है इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH और इसके अंदर हमें कार्बन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है। तो उसके लिए हम पहले निकालेंगे मास ऑफ कार्बन जो कि हमारे इथेनॉल में प्रेजेंट है। तो हमारे पास 2 एटम्स ऑफ कार्बन इथेनॉल में होते हैं, इसका मतलब इसका 24 ग्राम ऑफ मास हमारे पास इथेनॉल में प्रेजेंट होता है और टोटल मास ऑफ इथेनॉल 46 ग्राम का होता है। तो मास परसेंट ऑफ कार्बन इक्वल टू 24 ग्राम अपॉन 46 ग्राम इंटू 100, जिसकी निकल के आती है वैल्यू 52.14%। और यही वैल्यू होती है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इथेनॉल की। बिल्कुल इसी तरह से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन को भी बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके एलिमेंट्स की परसेंटेज कॉम्पोजिशन को भी ऐसे ही कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को उन सारे एटम्स के जो कि कंपाउंड में प्रेजेंट है। वहीं पे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को दर्शाता है एक मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड के अंदर। तो पिछले टॉपिक में हम ऑलरेडी मास परसेंट ऑफ एलिमेंट को कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक कंपाउंड के सारे एलिमेंट्स के मास परसेंट ऑलरेडी पता होने चाहिए और अगर हमारे पास सारी मास परसेंट हैं हर एलिमेंट की, तो हम आसानी से एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और वो क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है, जिसमें हमें गिवन है कि एक कंपाउंड में 4.0% हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 24.27% कार्बन प्रेजेंट है और 71.65% क्लोरीन प्रेजेंट है। उसका मोलर मास 98.96 ग्राम हमें दे रखा है और एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमसे पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, उनके सिंबल्स लिखेंगे, उनकी गिवन परसेंटेज को लिखेंगे। इसके बाद हम उनके एटॉमिक मासेस को लिखेंगे। एटॉमिक मास को लिखने के बाद हम उसे डिवाइड करके उसके मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इन तीनों में जो भी सबसे छोटी वैल्यू निकल के आएगी उससे हम इन तीनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे। और बिल्कुल इसी के बाद हम एम्पिरिकल फार्मूला को आसानी से लिख सकते हैं बाय रिप्रेजेंटिंग द सिंबल्स ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स। और उसके बाद हमारे पास दूसरा फार्मूला लगेगा n इक्वल टू मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। और जब हमारे पास n निकल के आ जाएगा तो एम्पिरिकल फार्मूला में n का मल्टीप्लाई करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्टोशियोमेट्री और स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का। तो स्टोशियोमेट्री जो वर्ड है उसको ड्राइव करा गया है 2 ग्रीक वर्ड से, स्टोशन जिसका मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रोन जिसका मतलब होता है मेजर। तो स्टोशियोमेट्री जो होती है वो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मासेस के साथ डील्स करती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। और बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन हम ऑलरेडी अपने क्लास 10th के पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आई होप आप सबको ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का टॉपिक आता होगा और एक केमिकल इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते होंगे। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने स्टोशियोमेट्री कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। अब ये जो रिएक्शन और इक्वेशन है ये बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसको बैलेंस करने के लिए हम O2 के आगे 2 लगाएंगे और H2O के आगे 2 लगाएंगे। अब आप चेक कर सकते हैं हर एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो बराबर दिखेंगे, यानी कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई। तो अब इस इक्वेशन को देख के हमें क्या समझ में आता है कि हमें एक मीथेन के मॉलिक्यूल को कंबस्ट करने के लिए 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, जिससे कि हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मिलेगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देखने को मिलेंगे। अब ये बात तो रही मोल्स के टर्म्स में, इसको हम मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में, मास के टर्म्स में और वॉल्यूम के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि 16 ग्राम ऑफ CH4 को हम रिएक्ट कर सकते हैं 64 ग्राम ऑफ O2 के साथ, जिससे हमें 44 ग्राम ऑफ CO2 और 36 ग्राम ऑफ H2O देखने को मिलेगा। बिल्कुल उसी तरीके से हम बोल सकते हैं 22.7 लीटर CH4 को रिएक्ट करेंगे 45.4 लीटर O2 के साथ, तो हमें 22.7 लीटर CO2 और 45.4 लीटर H2O देखने को मिलेगा। ये तीनों बातें कह तो सेम बात को ही रही हैं, लेकिन इनका कहने का तरीका अलग अलग है।
अब स्टोइचियोमेट्री की मदद से हम ये तो समझ गए कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और कितने मोल्स हमें किस सब्सटेंस के चाहिए जिससे कि हम रिएक्शन को कैरिड आउट कर सकें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जितना हमें सब्सटेंस का अमाउंट चाहिए होता है उतना सफिशिएंट अमाउंट में वो सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में वो सब्सटेंस जल्दी ख़त्म हो जाता है और रिएक्शन को वहीं पे स्टॉप कर देता है और उस सब्सटेंस के लिए हमने एक स्पेसिफिक टर्म असाइन किया है जिसे कि हम लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट नाम से जानते हैं। अब ज़्यादातर जो रिएक्शंस हम लेबोरेटरीज़ में प्रिपेयर करते हैं वो सॉल्यूशंस के अंदर कैरिड आउट होती हैं और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये भी समझ लें कि एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक सॉल्यूशन के अंदर कैसे रिप्रेजेंट या फिर एक्सप्रेस किया जाता है। तो हम एक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को 4 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला होता है मास परसेंट और वेट परसेंट, दूसरा होता है मोल फ्रैक्शन, तीसरा होता है मोलैरिटी और चौथा होता है मोलैलिटी। तो चलिए अब एक-एक करके हम इन चारों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं मास परसेंट की। तो इसका तो एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है, मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बस इतना सा फॉर्मूला होता है मास परसेंट का और बिल्कुल इसी तरीके से हम वेट का भी कह सकते हैं। वेट परसेंट इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसके बाद नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। इफ अ सब्सटेंस A dissolves in substance B and their number of moles are Na and Nb respectively, then the mole fractions of A and B are given as mole fraction of A equal to number of moles of A upon number of moles of solution equal to Na upon Na plus Nb। बिल्कुल उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ B equal to number of moles of B upon number of moles of solutions Nb upon Na plus Nb। थर्ड आता है मोलैरिटी। तो एक बहुत ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट है और इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इसके अलावा इसका एक और जनरल फॉर्मूला होता है M1V1 इक्वल टू M2V2। इससे हम गिवन सॉल्यूशन के अलावा दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी वॉल्यूम गिवन है और दूसरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम गिवन है तो। और ये फॉर्मूला स्पेसिफिकली मिक्सिंग के केस के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम 3 तरीके तो पढ़ चुके हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए। अब हमारे पास लास्ट और चौथा तरीका बचा है जिसका नाम है मोलैलिटी। तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो इसका फॉर्मूला हो गया मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसकी एसआई यूनिट होती है मोलल, मोलैरिटी की एसआई यूनिट होती है मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन की कोई भी एसआई यूनिट नहीं होती, वो डायमेंशनलेस और यूनिटलेस होता है। इसके अलावा हमने जो ये चारों कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्रेस करने के मेथड्स पढ़े हैं तो इनमें से बस एक मोलैरिटी ही ऐसा होता है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि उसमें वॉल्यूम का इंटरफेरेंस होता है और बाकी जो भी 3 मेथड्स हैं वो बिल्कुल भी टेम्परेचर से डिपेंड नहीं करते, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस क्लास 11th और क्लास 12th पीसीएम के लिए इस चैनल पर लगातार आती रहेंगी। इस सेशन के लिए हम 11th और 12th की केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश को पूरी तरीके से कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।